49 ऐसे ही है भाई, ज़रा कंफर्म कर दे। मेरे ख्याल से तो 49 ही, कल 48 बी किया था हमने आखिरी, ऐसी बात है ना। स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा जी, एज एनालिसिस को देखते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। हम जितनी प्रोविज़न की प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, सेम चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। एज एनालिसिस होता है क्या? मैं बताता हूँ जी। कहते हैं जी, द एज एनालिसिस ऑफ डेटर्स ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 1999 इज़ एज अंडर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को हमने बैठ के एज एनालिसिस किया। एज एनालिसिस ये होता है कि कौन सा डेटर कितना पुराना है। ठीक है, एक वैसे जो जनरल एक प्रैक्टिकल जो रूल है वो ये है कि जितनी पुरानी डेट हो उतनी ज़्यादा डाउटफुल होती है। ऐसी बात है ना। एक बंदे ने अभी ताज़े ताज़े हमसे पैसे लिए हैं तो बंदे को होता है यार ये वापस कर देगा। एक ने महीना पहले लिए, एक ने 6 महीने पहले लिए, तो उसके बारे में, एक ने साल पे के साल हो गया पैसे मांग रहे नहीं दे रहा, तो उसके बारे में हमारी डाउट बढ़ जाता है कि यार ये, तो जितना ज़्यादा डाउट बढ़ेगा प्रोविजन उतनी बड़ी क्रिएट होगी। ठीक है, तो हमें वो एग्ज़ाम में सिंपली स्ट्रेट वे बताया करेगा कि हमें किस पर कितना शक है, हम उतनी प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। जैसे स्पेसिफिक में बताता था, ना कि ये इसने हमारे 1 लाख देने हैं, इसके 50,000 पे हमें डाउट है। ठीक है, तो 50% की हम प्रोविजन क्रिएट कर देते थे। ऐसी बात है जी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, तो सारी बात है, अकाउंट बनाएंगे तो अमाउंट खुद ही निकल आएगी। अच्छा जी, 31 दिसंबर को उसने देखा कि करंट मंथ में जो उसने क्रेडिट सेल्स की हैं, जो उसकी डेट है वो 1,20,000 है। ये बात समझ आ रही? एज एनालिसिस किया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल देखें, आज के दिन में बैठ के, आज 21 तारीख है, मैं देखूँ जी 1 जुलाई से 21 तक कितनी सेल हुई है क्रेडिट पे, तो वो करंट मंथ की सेल होगी, वो लिखी हुई है 1,20,000। ठीक है, 30 to 60 डेज ये कह सकते। अच्छा अब नेक्स्ट उसने देखा है कि जी 30 to 60 डेज़, ये वो डेट्स हैं जिनको 30 से 60 दिन गुजर चुके हुए हैं। यानी कि पिछले महीने मेरी 1 महीना पहले से लेकर 2 महीने तक पुरानी डेट, 30 से 60 दिन, 1 से 2 महीने। ठीक है, वो उनकी अमाउंट है 75,000। 60 to 90 डेज़ पुराने जो हैं वो 36,000, 90 डेज़ से भी पुराने जो हैं वो 11,000। ठीक है भाई। अच्छा, हम क्वेश्चन अपना समझने के लिए ना सारे अकाउंट्स बनाते हैं, सिर्फ प्रोविजन का नहीं बनाते। डेटर्स का अकाउंट, इसके साथ बैड डेट रिटर्न ऑफ का अकाउंट, और इसके साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ठीक है जी, तीनों अकाउंट बन गए। अब ये जितनी डेट्स हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी सारी। यस सर। जाहिर बात है हमारे डेटर के अकाउंट में होंगी ना। एक एंट्री भी कर सकते हैं टोटल करके, अलग अलग भी कर सकते 31 दिसंबर क्या है, तो ये कैरी डाउन बैलेंस होगा, हैं जी। ये कैरी डाउन बैलेंस है जी। जबकि ये अनएडजस्टेड डेट का हमने अकाउंट होगा। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो फिर अनएडजस्टेड है। एडजस्टमेंट तो दी मुझे 31 दिसंबर पे ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। 31 दिसंबर पे दिए हुए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी, ये हमारे पास चारों डेटर आ गए। ठीक है, सेल्स के अगेंस्ट एक ही फिगर टोटल करके भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, कहता जी द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज एट 31 दिसंबर 1999 बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज 4,500। तो ये प्रोविजन का कौन सा बैलेंस है भाई, बिफोर एनी एडजस्टमेंट? सर। ये कैरी डाउन नहीं लगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस है। देखिए, जब भी हमें वो कहेगा ना कि एडजस्टमेंट से पहले, तो प्रोविजन की तो एडजस्टमेंट ही एक होती है पूरे साल में।
लेकिन से ये 31 दिसंबर को दिया वैसे 31 दिसंबर को ट्रायल में जो बैलेंस प्रोविजन का आ रहा होगा वो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रायल में डेटर्स का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऐसी बात है। बैंक का बैलेंस आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है तो इन मोस्ट केसेस ये ओपनिंग बैलेंस होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? या तो वो कह देगा कि अभी इसमें एडजस्टमेंट होनी है, या आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराया था, ओपनिंग डेटर्स दिए हुए थे, साथ प्रोविजन का रेट दिया हुआ था, या आपको कोई ऐसा रेलिवेंट डेटा देगा जिससे आपको हिंट मिलेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है और इसमें भी एडजस्टमेंट करनी है। तो 31 दिसंबर को ही हम प्रोविजन की एंट्री करते हैं, याद है मैंने ये बात बताई थी। तो 31 दिसंबर को एडजस्टमेंट करने से पहले जिसमें एडजस्टमेंट करनी है वो ये वाला था, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ये बात क्लियर होगी? इतनी क्लैरिटी आपको वो देगा क्वेश्चन में, इस पर कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब एज एनालिसिस करना है तो आपने प्रोविजन कैसे करनी है। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। एक हमारे पास है करंट मंथ की, एक है 30 to 60 डेज पुरानी, एक है 60 to 90 डेज वाली, और एक है ओवर 90 डेज। ऐसी है भाई। करंट मंथ वाली है 1,20,000। 30 to 60 डेज वाली कितनी है? 75,000 75,000। 36,000 36,000 और 11,000, ठीक होगी बात ये? अच्छा जी, पहली एडजस्टमेंट है, कहते जी द करंट मंथ टोटल इंक्लूड्स 600 फॉर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो हमने डिस्काउंट दिया टू डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर, रिकॉर्ड नहीं हुआ डिस्काउंट। डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है? सेल्स टू डेटर, ठीक है। तो डेटर में एंटर कर दे डिस्काउंट की एंट्री, सेल्स में जाएगी 600। फिर कहता है जी द 30 to 60 डेज टोटल इंक्लूड्स अ बैलेंस ऑफ 2,000 टू बी टेकन एज कॉन्ट्रा इन परचेज लेजर। जी भाई, कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट, यही पड़ी थी ना कर, तो बस कर दे सर एंटर। क्रेडिटर डेबिट कितने से? 2,000 से। मतलब कि सर इसमें 2000 डेटर में शामिल है जिसकी हमने परचेजेस कर दी। हाँ, ठीक है। अब हमने उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दी है, उसने हमारे देने थे, हमने उसके देने थे, तो हमने माइनस कर दिए। अच्छा, अब देखिए ये जो 2,000 है टोटल डेटर्स में से तो माइनस कर दिया हमने, ये 30 to 60 डेज वाले हैं ना, जो कि हमने सेटल कर दिए, माइनस कर दिए यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे 2,000। और वो जो 600 का डिस्काउंट है वो करंट मंथ वालों में से है, तो 600 यहाँ से भी माइनस कर देंगे। देखे ना, उस डेटर्स में से 600 और 2,000 माइनस किए टोटल डेटर्स में से, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई हैं, करंट मंथ, 30 to 60 डेज, ये सर ये स्पेसिफिक प्रोविजन इस पे आएगी, ये स्पेसिफिक प्रोविजन और है जो कैरी डाउन आएगा वो हमारी जनरल प्रोविजन में चली जाएगी जी, ठीक है। अभी देखिए ये बात समझ आ गई कि हमने 600 और 2,000 यहाँ से क्यों माइनस किया है? हमजा को नहीं समझ आई, लेट आया ना। ये देखो हम कर रहे हैं डेटर्स का एज एनालिसिस, ठीक है, कौन सा डेट कितना पुराना है, ठीक है। 31 दिसंबर पे बैठ के हम ये देख रहे हैं कि इस साल में जो साल पीछे गुजरा है उसमें कितना डेट को कितने टाइम गुजर गए। करंट मंथ में यानी दिसंबर के महीने में 1,20,000 रुपये लोगों ने हमारे देने हैं, जो दिसंबर की सेल से रिलेटेड है। 75,000 वो अमाउंट है जिसको ड्यू हुए 30 से 60 दिन गुजर चुके हैं, यानी 1 से 2 महीने गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ी और मुश्किल बात करूं,
कि 31 दिसंबर को अगर मैं ये कहूँ कि जी इस अमाउंट को 30 से 60 दिन गुजर चुके हैं, तो ये सेल कब हुई होगी? 10वें या 11वें महीने में, अक्टूबर या नवंबर में हुई होगी ना, क्योंकि मैं दिसंबर के एंड पे बैठा हूँ, ठीक है, सॉरी नवंबर या दिसंबर। 30 to 60 डेज़, 30 डेज़ पूरे हो जाते हैं 1 दिसंबर को, 60 डेज़ पूरे हो जाते हैं 1 नवंबर को, रिवर्स में जा रहा है ना। इसी तरह 60 to 90 डेज़, इसी तरह ओवर 90 डेज़। अब बात समझ आ गई? अब उसने हमें एडजस्टमेंट बताइए कि 600 का आपने डिस्काउंट दिया, तो हम डेटर में एंट्री कर देंगे, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट, और हमने क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से रेट अप्लाई करना है, इसलिए हमने 1,20,000 में से 600 माइनस कर दिया। लिखा हुआ है इसमें एडजस्टमेंट में कि ये करंट मंथ का डिस्काउंट है। इसी तरह 2,000 का ये लिखा हुआ है कि ये काउंटर एंट्री की है किस में, जो 30 to 60 डेज़ वाली डेट थी उसमें। क्लियर होगी बात? ओके जी, नेक्स्ट है द ओवर 90 डेज टोटल इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 2400 टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। जी भाई 2400 की एंट्री क्या होगी? बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। 2400 से, अब डेटर्स में से माइनस हुआ है तो वहाँ पर भी माइनस होगा। 2400 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 2400। अच्छा, नेक्स्ट बस खत्म हुआ। कह रहे जी 90 डेज है, आपने 60 to 90 ये वो 90 डेज वाले 2400, ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ टू बी मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नीचे उसने सारे रेट दे दिए हैं जैसे प्रोविजन के रेट दे देता था, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करें। 1,20,000 में से 600 माइनस किए तो क्या बच गया? 1,19,400। 75,000 में से 2,000 माइनस किया तो क्या रह गया? 73,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, एज इट इज़ आ गया 36,000। इसमें 11,000 में से 2,400 माइनस करें तो क्या आ जाता है? 8,600, ठीक है जी। अच्छा, करंट मंथ में क्या रेट लगेगा भाई? कोई रेट नहीं लगेगा जी, नील है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई हमारी प्रोविजन क्रिएट नहीं हुई। 73,000 जो 30 to 60 डेज है उस पर 5% रेट लगेगा, 365 ये आ जाएगा जी 3650। ओके जी। इसके बाद इस पे ऊपर सर, इसके ऊपर 10% 10% है, 10% है, 3600 आ जाएगा। और 8600 पे कितना रेट है? 20%, तो ये कितना आ जाएगा जी? 17-20। तो देखो हर एक की अलग अलग हमने प्रोविजन क्रिएट कर ली है। ये जो अमाउंट है 1,19,400, 73,000, 36,000 और 8600, ये हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लोजिंग डेटर्स ही है ना। क्लोजिंग डेटर्स पे जो प्रोविजन कैलकुलेट हो रही है वो कौन सी प्रोविजन होगी? कैरी डाउन होगी, क्लोजिंग प्रोविजन होगी। बताएं क्या टोटल कितनी बन जाती है? एट 970 हमारी प्रोविजन बन गई है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंसेस को भी ज़रा टोटल कर दें, क्लोजिंग डेटर्स को, ये कितने बन जाते हैं? एक 1,19,400 जमा 73,000 जमा 36,000 जमा 8600, 2,37,000। सोच लो इतने बनते हैं। 2,37,000, ठीक है जी। चलिए इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास प्रोविजन का कैरी डाउन बैलेंस आ गया 8,970। ऐसी बात है भाई, इसका ज़रा क्लोजिंग कैलकुलेट करें।
ठीक है, हो गया। ठीक है जी, ये और वो बैलेंस हमारा मैच कर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हमने टोटल में ये अमाउंट्स माइनस की थी। ठीक है, किया वहाँ पर भी हमने सेम ही है, लेकिन हमने बताया कि ये 600 इस 1,20,000 के अगेंस्ट है, ये 2,000 इस 75,000 के अगेंस्ट है, ये 2,400 इस 11,000 के अगेंस्ट है। किया वहाँ पर भी हमने यही है। ठीक है, तो इसलिए इसका बैलेंस और उसका बैलेंस बराबर आ रहा है। बात समझ आ गई भाई? अच्छा, अब जी ये कैरी डाउन होके चला जाएगा किधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। ये क्रेडिट तो बैड डेट रिटर्न ऑफ से ये डेबिट हो जाएगा 2,400 से, और बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकल आएगी, ये क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 6,870 बैलेंसिंग फिगर। सर अगर कोई डेटर और भी होता तो उस पर जनरल प्रोविजन लगनी थी, वो बता देता आपको वो कि फिर वो आपको ये कहता कि एज एनालिसिस करने के बाद जो बाकी बैलेंस रह जाए उस पर ये प्रोविजन का रेट अप्लाई करो। वो फिर इसमें से माइनस करना था सर हमें। किस में से? बैलेंस में से कैरी डाउन डेटर में से वो डेटर माइनस करने थे। प्रोविजन अब भी ऐसी शो होगी। बताएं, एक्सट्रैक्ट बनाएं ज़रा, एक्सट्रैक्ट बनाओ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करें जो मैंने आप लोगों को दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ ये सुन लें कि ये तीनों एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन के नहीं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़ें ज़रा। ये एक अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ है इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि जी 2% ट्रेड डेट पे अलाउंस है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जी अलाउंस इज टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 20,400 अराइव्ड एट बाय एजिंग द अकाउंट्स, ठीक है। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये भी एक अलग, यानी ये समझे 3 अलग क्वेश्चंस हैं। ये एजिंग दी अकाउंट मतलब कि एनालिसिस करने के बाद आएगा। हाँ,
ठीक है। और तीसरी है द अलाउंसेस टू बी प्रोवाइडेड बाय 0.5% ऑफ नेट सेल्स। डेटा ऊपर एक ही है, क्वेश्चन नीचे 3 अलग अलग है। करें सॉल्व, करें सॉल्व। उसने आपको बैलेंस कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो उसने एनालिसिस करके रेट लगा के सिर्फ आपको ये वाली फिगर कैलकुलेट करके दी हुई है। मतलब कि प्रोविजन क्रिएट कर दी हुई है। कर दी हुई है। करें द अलाउंस इज टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹20,400 अराइव्ड एट बाय एजिंग द अकाउंट्स। इस बैलेंस पर हम पहुंचे हैं एजिंग करने के बाद, प्रोविजन क्रिएट करके दी हुई। कई दफ़ा आई कैब में इतनी आसान चीज़ आ जाती है कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार इतना कुछ उसने करके क्यों दे दिया। इसके इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बन गए ना। बंद कर देना, सॉल्व करते फिर ऑन कर लेते। ट्रायल भी दो बनते हैं, एक ओपनिंग ट्रायल होता है, एक क्लोजिंग ट्रायल होता है। ठीक है। अब ओपनिंग ट्रायल वो होगा जिसमें कुछ बैलेंसेस ओपनिंग होंगे। ठीक है, उसके लिए हमें वो साथ बता देगा कि इसमें ये भी ये एडजस्टमेंट्स करनी है। और कुछ ट्रायल ऐसे होंगे जिसमें से सारे क्लोजिंग बैलेंस होंगे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको गाइड करेगा। दूसरी में तो है ही कुछ नहीं करने के लिए, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर निकाल ले। मुझे पता नहीं, चले कर लेते हैं। पहला पहला बताए, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? 2% ऑफ ट्रेड डेट्स। तो देखें ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बन गया। कैरेट डाउन बैलेंस वो कह रहे ट्रेड डेट्स कितनी है? 780,000 इनटू कितने परसेंट कह रहा है? 2%। प्रोविजन आ गई, क्या आंसर आता है? 15,600। ओपनिंग कितना है? 4,500। ठीक है, बस खत्म होगी बात। बैलेंसिंग फिगर निकाल ले, इधर ही आएगी। समझा हुआ है आपसे? सही हुआ कि गलत हुआ? सही बताइए। इसकी समझ नहीं आ रही थी। बाय एजिंग द अकाउंट्स। बाय एजिंग द अकाउंट्स का मतलब ये है कि हमने उसका एज एनालिसिस किया है। क्या किया है जी? एज एनालिसिस। ये सारा कुछ करके, ये सारी वर्किंग करके, ये जो आखिर में आंसर निकलता है ना, ये उसने आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ। ये सारी वर्किंग करके ये जो आंसर निकलता है ये क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस है। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने उठाया, प्रोविजन के अकाउंट में क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको उसने पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, आपने बस बैलेंसिंग फिगर निकालनी।
सर आखिरी वाला हो गया भाई। एजिंग दी हुई है हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजिंग दी हुई है 20,400, तो सर ये हमारा कैरी डाउन बैलेंस होगा, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस। तो सर उसके बाद आपने 15,600 क्यों लिखा है? ये तो मैंने पहले वाले की है। ये आपने मुझे लिखाया कि इसका ये 2% 15,600 बनता है। 2% 5,600, लेकिन उसने हमें पहले पूछा कि अलाउंस 2% से क्या है? सेशन कर ले, फिर हम जिसके साथ देख लेंगे। सही है। नहीं घूमने वाला पढ़ें ये आ रहा है ना फ्रेम में, ये देखें। पहली बात ये है, आपको उसने पहली एडजस्टमेंट में कहा, मैंने कहा डेटा है कि ये क्वेश्चन 3 अलग अलग है, ठीक है। तो पहला आपने प्रोविजन का अकाउंट बनाया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में? 4,500 है। एडजस्टमेंट पढ़ें पहली। So the allowance is maintained at 2% of trade debt. 2% ऑफ ट्रेड डेट पे अलाउंस मेंटेन होता है, यानी हर साल हम क्लोजिंग डेटर्स का 2% लेते हैं। तो जो डेटर्स थे उसका 2% लिया, तो ये आ गया, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल आई, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको 2 नंबर मिल गए, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ पे दी एंड हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ब्राउट डाउन बैलेंस है 4,500 गिवन है क्वेश्चन में। कैरेट डाउन बैलेंस भी गिवन है, कितना है? 20,400। अब क्या निकलेगी बैलेंसिंग फिगर? 15,900। ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चली। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ब्राउट डाउन बैलेंस इज 4,500 गिवन है क्वेश्चन में। कैरेट डाउन नहीं गिवन, ठीक है जी। कह रहा है कैरेट डाउन इज क्या जी? नेट सेल्स। रिक्वायरमेंट पढ़े। इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, हाँ ओहो अच्छा, इंक्रीज्ड बाय। वो कह रहा है जी अलाउंस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ 1% ऑफ नेट सेल्स। जी भाई, वो कह रहा है द अलाउंस, ये वाला अलाउंस, क्योंकि ये क्वेश्चन ये लगे ना, ये इंक्रीज हुआ है ये अगली सारी कहानी से, जो कहानी लिखी है करेंगे ना सेल्स को इसमें से नेट करके फिर उसको लगाएंगे जी। अब देखें हमारे पास सेल्स कितनी है? सेल्स है सर 64,50,000 64,50,000। सेल्स रिटर्न कितनी है? सर सेल्स रिटर्न और अलाउंस 30,000। सेल्स रिटर्न है जी 30,000। तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस की तो हमारे पास आ गई नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है? 64,20,000। 64,20,000, ठीक है जी। ये हमारी नेट सेल्स हैं। अब वो कह रहे हैं इसका 1% ले ले, इसका 1% लें, कितना आता है? 64200। अब वो कह रहे हैं इसका हाफ ले लें आगे, इसको डिवाइड कर दें 2 से या 50% से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? 32100। ये हमारे पास फिगर आ रही है। अब वो कह रहा है कि द अलाउंस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1% ऑफ नेट सेल्स, और 1% का हाफ लेना है। तो हम ये करेंगे, कैरेट डाउन बैलेंस आपका आ जाएगा मतलब कि सर 1% भी आएगा और 4,500 प्लस 32,100, क्या आंसर आता? 36,600। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 32,100। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। 4,500 कहाँ से है? कह रहे द अलाउंस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लगेगी ब्रैकेट, इस अमाउंट से अलाउंस को इंक्रीज करना है, यानी कि देखें इंक्रीज इन प्रोविजन हम कहते होते हैं कई क्वेश्चंस में कि जी इस साल हम प्रोविजन 8% पे कैलकुलेट कर रहे थे, पहले 4% पे करते थे, होती थी ना ये बात, ठीक है। तो इसमें उसने एक नई ट्विस्ट आपको दे दिया,
कि जी जो अलाउंस आपको दिया गया है इसको इंक्रीज करना है बाय हाफ ऑफ 1% ऑफ नेट सेल्स, हाफ ऑफ 1% ऑफ नेट सेल्स। सबसे पहले हमने नेट सेल्स निकाली, फिर उसका 1% निकाला, फिर उसका हाफ निकाला और ओपनिंग अलाउंस को इस अमाउंट से इंक्रीज कर दिया और फिर इसका बैलेंसिंग फिगर। सर ये ओपनिंग अलाउंस जो है ये ट्रेड डेट्स पे लिया गया होगा? ओपनिंग अलाउंस हमारा कौन सा होता है जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होता है? वो सर कैरी फॉरवर्ड तो वही हुआ होगा, 780 पे लिया गया होगा। ये इस साल का क्लोजिंग है, 780 पे ये 2% लिया है, पिछले साल का नहीं। ठीक होगी बात भाई? ये गलत किया था ना आखिरी, पहले दो ठीक किए थे, यहाँ तक आया था ये, फिर बाद में आया। आखिरी गलत हुआ। सर ये जो आपने किया सेल्स माइनस सेल्स डेटा, इसका वो लेजर नहीं बनेगा क्योंकि हमने सेल्स लेजर बना लें, उसी में ही एडजस्ट करना होता है लेजर। वो बना लें, लेजर तो अलग अलग बनता है ना। सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है? सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, सेल्स लेजर नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात भाई? ये तो वैसे ही IQ का क्वेश्चन था, इसका अकाउंटिंग से तो क्या है। ठीक है, हो गया जी क्लियर? हमजा उठ यार, मिटा इसको जरा, ये लो ये ले। सुलेमान तुमने डेली ना कम से कम 2 से ढाई घंटे अकाउंटिंग को देने, डेली कर जाओगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आपको अगर इंट्रो कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर ना हुई तो आपको R1 में बहुत इशू आएगा, आपकी R1 कभी पास नहीं होगी, तड़प जाओगे। इसलिए अभी बहुत जोर लगाओ। इन्होंने ना सब ने, इसने भी पहले पढ़ी हुई है, इसने भी पहले पढ़ी हुई है, इसने पहले नहीं पढ़ी लेकिन इसको आती है, इसको भी ज़रूरत है। डेली ना 2-2.5 घंटे कम से कम। अच्छा जी, चलो जी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सर ये चैप्टर क्लोज? जी क्लोज ही। एक मिनट ज़रा बुक खोले सर इसमें कोई बुक गो थ्रू बता। जी, बुक गो थ्रू कराता हूँ, मुझे भी याद आ गया। बुक ओपन कर लो, पहले BRS के चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। चैप्टर 2 के बाद अभी चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे। बैठ हिंदी में तो ज़्यादा सवाल आते हैं। जी, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 153 से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, एट अ ग्लांस लिखा हुआ है। इसके बाद आगे आ जाएं पेज नंबर 154 पे। गुड डेट बैड डेट की डेफिनेशन बता रहा है, हमें पता है गुड डेट बैड डेट क्या होती है, ठीक है जी। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है, कह रहा है जब आपने बैड डेट करनी हो तो बैड डेट की क्या एंट्री होती है? बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, बस गल ख़त्म होगी। रिकवरी ऑफ बैड डेट की एंट्री कह रहा है जी, एक उसने बताई है एज इनकम,
बैड डेट डेबिट, सॉरी बैंक डेबिट और रिकवरी इनकम क्रेडिट, दूसरी एंट्री। ये वो ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको करवाया हुआ, ठीक है। वो ट्रीटमेंट क्या बता रहा है, वो कह रहा है जी इसको आप एज अ रिडक्शन इन बैड डेट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आएगी मतलब कि कि सर पॉजिटिव फिगर से एक्सपेंस में जाएगी। पॉजिटिव फिगर से एक्सपेंस में जाएगी, अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इसीलिए एंड तक नहीं बताया ये। आगे आ जाएं जी, ये एग्जाम्पल 1 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है भाई, ये आपका होमवर्क है। सर ये इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर वो होता है जी जो कि जब आपकी कंपनी डूब रही होती है तो आके आपको मशवरे देता है इसको ऐसे डुबोएं, इसको ऐसे तबाह करें अपनी कंपनी को, ठीक है, वो इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर होता है। ये जब आप इंसॉल्वेंसी में जा रहे होते हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे होते हैं, तो ये आके आपको गाइड करते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ? ये सर लास्ट एंट्री में जो इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर पेज नंबर कौन सा? एग्जाम्पल 1 में सर, एग्जांपल लास्ट की लास्ट बुलेट पॉइंट जो है सर। अच्छा, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर वही होते हैं जी। अब वो बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है ना आपका डेटर, तो ये उसका एक्सपर्ट है, ठीक है, ये जाके उससे आपके पैसे रिकवर करके देगा, डूबते को मज़ीद तबाह करने वाले। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए डाउटफुल डेट्स पे, ठीक है जी। डाउटफुल डेट्स का हमने क्या ट्रीटमेंट पढ़ा था? जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं प्रोविजन का, ठीक है, ईयर एंड पे जब प्रोविजन लगती है, बैलेंसिंग फिगर निकलती है, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं और प्रोविजन के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यही एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट और प्रोविजन अलाउंस, प्रोविजन को कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और अगर डिक्रीज आ गया है, हमारी डेबिट साइड पे बैलेंस निकल आया, फिर क्या हो जाएगा? प्रोविजन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद आता है जी एज एनालिसिस। जी जी, एंट्री में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सर ये बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस है, मतलब कि प्रोविजन अकाउंट में जब भी क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है, ये हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस है 100, ये हमारा कैरेट डाउन बैलेंस है 200। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी हमारी 100 की। इसको हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये डेबिट होगा, प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वो जो हम बैड डेट का यहाँ पे बैलेंस लेकर आते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको उसको बार बार लिखवाया था, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। उसको और इसको आपस में अलग इसीलिए रखा था कि ये जब एंड पे आप ये वाली एंट्री समझें, ठीक है, प्रोविजन की एंट्री, तो आपको इसमें फ़र्क नज़र आए, ये एक्सपेंस है, ये रिटर्न ऑफ, ठीक है। अल्टीमेटली ये भी एक्सपेंस में ही रहा है, लेकिन हमने अपने समझने के लिए इसका नाम एक्सपेंस रखा है। अब ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। अगर बैलेंस यहाँ पे निकल आता, बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे निकल आती 50, तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट हो जाता क्रेडिट और प्रोविजन का अकाउंट हो गया है डेबिट, ठीक है। चल, इसके बाद आती है जी एज एनालिसिस। ये मैंने अभी आपको करवाया है, ये जो इलिस्ट्रेशन है ये आपका होमवर्क है। एक इलिस्ट्रेशन आपका होमवर्क है और एक एग्जाम्पल 4 भी आपका होमवर्क है। बीच वाली मैंने आपको करवा दी, एग्जाम्पल 3 करा दी थी मैंने, ठीक है जी। एक्सपेंस प्रोविजन का जो है वो रिटर्न ऑफ नहीं करते, प्रोविजन का रिटर्न ऑफ नहीं करते ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डेटर को माइनस नहीं करते, लेकिन बैड डेट में डेटर को माइनस कर देते हैं। तो सर जब रिकवरी होगी हमारी, तो हमने लास्ट ईयर में तो एक्सपेंस बना दिया होगा प्रोविजन, तो नेक्स्ट ईयर में जो हमारी रिकवरी होगी उसको इनकम बनाएंगे हम, उसको इनकम बनेगा। तो सर इसका ज़रा वो एक्सट्रैक्ट बना के बता दें ज़रा, उसमें गलती बताएं क्या एक्सट्रैक्ट बनाए?
आपने आपके पास, सर यही जो एग्जांपल थी आपने दी कि मैं आपको बताता हूँ, आप रिकवरी को अलग ही रखें, इसके साथ कंफ्यूज ना करें। एक रिकवरी होती है बैड डेट की, वो तो सर पता है एक रिकवरी होती है प्रोविजन की। मैं आपको बताता हूँ, में बैड डेट की रिकवरी में आपने एंट्री की थी बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। डेटर में इफेक्ट जा चुका है, यस इसका अभी तक कोई इफेक्ट नहीं गया, यस ठीक है। इसका डेटर में कोई इफेक्ट गया, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में गया है सर इफेक्ट इसका। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में गया पिछले साल में, इस साल रिकवर हो गई है। तो हमने उसकी एंट्री पड़ी थी बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। पिछले साल के जो क्लोजिंग डेटर्स थे, लेट्स सपोज वो 1000 के थे, प्रोविजन 500 की थी, 500 रह गए, लेकिन डेटर कितने पे इस साल हम ब्रॉड डाउन करेंगे, 1000 पे करेंगे। डेटर के अकाउंट में प्रोविजन अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आई। अब जब रिकवर हो गई है, लेट्स सपोज 300 आ गया, 300 से बैंक डेबिट, तो डेटर अब क्रेडिट होगा, अब डेटर के अंदर इम्पैक्ट जाएगा। प्रोविजन बेशक पिछले साल बनाई थी, बेशक, हाँ 200 रह गया वो सर, 200 रह गया ना सर, गैप आ गया ना। पिछले साल 500 हमने माइनस किया, ठीक है, वो प्रोविजन में कैरी कर। और जो 200 रह अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, इस साल क्लोजिंग बैलेंस कितना निकलेगा, 700, गया यस सर, कम हो गया डेटर का बैलेंस, तो प्रोविजन भी इस साल कम नहीं हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोविजन भी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? मैं आपको ये मशवरा दूंगा, इस एंगल में इसको ना सोचें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप सिंपल ट्रीटमेंट याद रखें, बैड डेट हो गया तो मैंने ये एंट्री करनी है, प्रोविजन होगी तो मैंने ये एंट्री करनी है, और बैलेंस मैंने इस तरह से फिगर लेके जाना है। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बंडल हो जाती है चीज़ें। अभी तो मैं एक डेटर को ले रहा हूँ तो आपको बात समझ आ रही है, जब ये मल्टीपल डेटर्स आ जाएंगे तो उसके अंदर ही इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए मैंने कल आपको वहाँ पर एक कोने पे 3 दफ़ा एक एग्जांपल बना के दिखाई थी सिंपल वाली, कि अगर बैड डेट एक्सपेंस हो जाए तो प्रोविजन डिक्रीज हो जाएगी, बैड डेट रिकवर हो जाए तो प्रोविजन डिक्रीज हो जाएगी, प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी ना हो तो ना कुछ एक्सपेंस में जाएगा ना कुछ इनकम में जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सर जो आप कहते हो कि बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट हमारी डेबिट हो गई क्रेडिट हो गई, सर इसका क्या मतलब है? हम तो बैलेंस शीट के अंदर इनकम स्टेटमेंट मैंने कहा था, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है। वो भी सर अभी इसी में बताया ना आपने, उसमें हाँ। कंफ्यूजन हो गया। अब इनकम स्टेटमेंट देखें ना, इनकम स्टेटमेंट क्या है आपकी, इधर आपकी सेल आ रही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है ये आपकी। इधर सेल आ रही है, इधर आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सॉरी पुट्ठा पढ़ा दो, इधर सेल आ रही है, इधर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। जब ये क्रेडिट होगा ये डेबिट हो जाएगा, जब ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो होती है ये क्रेडिट नेचर की होती है, ठीक है। सेल का बढ़ना क्रेडिट होता है ना, तो हम ये कहते हैं हम इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, हमें प्रोविजन में एक्सपेंस होगा तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और जो प्रोविजन का हमारा जो बैलेंस आएगा वो डेबिट, वो क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन होगा, लेकिन होगा डेबिट बैलेंस में। हाँ ठीक है, और अगर कैरी डाउन बैलेंस इधर आ गया डेबिट साइड पे प्रोविजन में आ गया तो हमारी इनकम होगी, इनकम ही होगी ना सर, क्रेडिट साइड पे देखता होगी, क्रेडिट साइड पे होगी तो इनकम होगी, और वो Debit side पे expense। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्या क्रेडिट हो जाएगा, इनकम सर। इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है सर। अब बात क्लियर होगी? जो हम फॉर्मेट बनाते हैं कि सर उसके अंदर तो ऐसा अकाउंट नहीं बनाते। यार ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, जो हमारा स्टैंडर्ड कहता है, जो हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, वो प्रेजेंटेशन है, लेकिन पीछे मैकेनिज्म तो यही चल रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको 2-4 सरप्राइज और देने हैं, वो मैंने लिख दी बुक ऑफ प्राइमेंट्री। अभी आपके पिछले कॉन्सेप्ट को ना कुछ एक दफ़ा फिर से ऐसे उछालना है, लेकिन इंशाल्लाह होता कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोगों के ठीक बन गए, ठीक है। अच्छा चलें आगे की चीज़ें देखें। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल 7 है। अहमद परेशान ना हो, तुझे जितनी आ गई ना काउंटिंग काफ़ी है। एग्जाम्पल 4 आपको मैंने होमवर्क दे दिया भाई, एज एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 7 हमने क्लास में कर ली थी, 8 आपका होमवर्क है, 9 हमने कर ली थी, 10 भी हमने कर ली थी, मौक गया शो, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई नहीं रह गया हुआ, सलमान हंस रहा है,
अल्लाह के बंदे 8 दिन लगा दिए इसके ऊपर। मैं तो दिल था 4 दिन में ख़त्म कर दूंगा, आपकी स्लो मोशन की वजह से मैंने इतना टाइम लगाया। ये डिप्रेशन करता है, डेप्रिसिएशन को। कहता वैसे ठीक ही है। अच्छा जी, नहीं इस पे मुझे कोई इतनी स्ट्रेस नहीं है। मैं आपको अगर सही अपनी पर्सनल एनालिसिस बताऊँ ना अभी तक आप लोगों की प्रोग्रेस का, तो मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट के बारे में परेशानी है जो छुट्टियां कर रहे हैं। सर वो रिलैक्स हो गए ना ये। अब 3 महीने वाली बात है। 3 महीने वाली, और वो बात सच्ची है सर। सर शेड्यूल में कहते हैं 90% तक फ्लॉप है। सर मेरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि अगर हो भी गया तो इस महीने में ना आप पेपर ना देना, क्योंकि सर लाहौर में बोर्ड बन ही देना, आउट ऑफ सिटी बन रहा वो बहुत ही। नहीं, वो तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सर अभी नहीं, लाहौर में क्यों नहीं बन रहा? अच्छा हाँ, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने एग्ज़ाम है। यस सर। सर जुएल बता रहे थे कि उनकी स्टूडेंट थी क्रैक बैच की BWCS की, इसके अहमदाबाद जाके पता है और किस बची थी। सर वो चलो हमारे गांव चली गई, हम भी तो आपके पास आए हैं इतने दूर से। सर मुल्तान अगर करवा लें। हैं सब कुछ नाला भी तो है करना। ये मुझे ऑनेस्टली सेंटर्स का इतना नहीं पता, बट हर दफ़ा ट्रेंड वैसे ये है कि जो आई कैप डेट्स देता है सबसे पहले एंड वाली डेट्स बुक होती हैं, पहले वाली नहीं होती हैं। और सबसे पहले लाहौर की सीटें जो है ना वो बुक होती हैं और फिर दूसरे शहरों की होती हैं। तो इसमें वैसा एक है, इशू है, क्या कर सकते हैं। एंड और सब लेकिन सर इस रूल की वजह से ज़रा थोड़ा सा हो जाएगा सर, किसकी वजह से? ये जो रूल बना हाँ, इस रूल की वजह से होगा, लेकिन मेरे तो ख्याल है इन्होंने इसलिए बनाया कि स्टूडेंट ट्यूशन लाजमी ले। पढ़े बच्चे हर महीने एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पास हो गए तो सही है, वरना ट्यूशन के बगैर सर ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ट्यूशन वैसे तो सर मैंने भी पढ़ी हुई है ये चीज़ें, लेकिन उधर की और इधर की चीज़ों में बड़ा फर्क है। नहीं, बीकॉम में और इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। ये सर इतनी बारीकी से पढ़ाते ही नहीं, ज़रूरत नहीं ना होती, ज़रूरत ही नहीं होती। और ना ही उनका एग्ज़ाम भी ऐसा। हाँ, वहाँ पर आपको बीकॉम में उन्होंने बहुत आगे के टॉपिक और वो भी पढ़ा दी होंगी, कंसोलिडेशन भी पढ़ा दी होगी। पढ़ी थी कंसोलिडेशन बीकॉम में? कंसोलिडेशन नहीं पढ़ा पार्टनरशिप सर, वो पढ़नी थी लेकिन आगे मैंने कैरी नहीं किया। है उनके कोर्स में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आके दोबारा करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री, वो कुतुब जिनके अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी, आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट शेक करने लगा हूँ कि सबसे पहले हम जो एंट्री करते हैं वो सिर्फ एंटर करते हैं, एंट्री नहीं करते। ठीक है, डबल एंट्री नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को अपने पास कर लेते हैं। होता ये यार देखो, जैसे जैसे बिज़नेस एक्सपैंड होता जाता है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। जैसे जैसे बिज़नेस एक्सपैंड होता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स जितनी बढ़ती हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बढ़ती जाती है ना, तो आपका बिज़नेस भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सर्दी का मौसम है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की सर्दी तो नहीं लेकिन बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में जारी बात है, अब बंदे का दिल करता है, गरीब बंदा तो पकौड़े खा के गुजारा कर लेता है, अमीर बंदे का दिल करता है कि मैं जाके कोई मैकडोनल्ड्स खाऊं, कोई हार्डीज़ खाऊं, कोई फैट बर्गर खाऊं, कोई ऐसा उसका दिल करता है। तो वो जाएगा, रश लगा होगा। ठीक है, अब मैकडोनल्ड बिल काटा जा रहा है, इसका 300, इसका 400, इसका 500, एक एक दिन की 20-30 लाख रुपए सेल हो जाती है। ठीक है, अब 20-30 लाख की 8-8, 9-900 की डबल एंट्री तो नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे करने बैठेगा तो इतने उसके वो बर्गर सर्व करने वाले नहीं होंगे जितने पीछे अकाउंटेंट बैठाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज़्म के लिए जो है फिर हम फुल फ्लैज अकाउंटिंग पे जाते हैं और सबसे पहले एंट्री जाती है बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री के बाद फिर ये लेजर में जाती है। ठीक है, तो हमारे पास 6 बुक्स होती हैं ऑफ प्राइम एंट्री, 6 टोटल किताबें बुक ऑफ प्राइम एंट्री की। ठीक है जी, सबसे पहली जो किताब है इधर लिख देता हूँ, सबसे पहली है जी सर डबल एंट्री जो है वो जर्नल में होगी। सेल्स डे बुक। आज के दिन के लिए तो भूल जाएगा, तो ये डबल एंट्री का नाम भी आता है, भूल जाओ। और 3 अकाउंटिंग। ठीक है ना, दो दिन है ही नहीं,
अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है जी सेल्स रिटर्न डे बुक। थर्ड नंबर पे हमारे पास परचेज डे बुक। सर अगर इस तरह वो एंट्री कर देते हैं तो सर फिर कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट में फर्क कैसे पता लगेगा? परचेज, हाँ जी, सर अगर आप कहते हैं कि बर्गर्स लोग ले जा रहे हैं वो बिल पे बिल काटे जा रहे हैं, सर फिर कॉस्ट और प्रॉफिट में कैसे फर्क पता लगेगा? अभी बताते हैं आपको। मैकडोनल्ड को बहुत पता लगता है कि बर्गर कहाँ पे कितने का बिकता है और उसमें कितना प्रॉफिट है। कल बाय चांस ही अभी मेरे जहन में एग्जांपल आ गई है। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि मुझे एग्जैक्ट बिलियंस में, बिलियन डॉलर्स में वो फिगर थी कि जितने की मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में सिर्फ फ्राइज़ बेचता है। मैकडोनल्ड्स की जो फ्राइज़ हैं वो कोई बिलियन डॉलर्स में फिगर है, इतने बिलियन डॉलर की वो सिर्फ फ्राइज़ बेच देते हैं, आलू के चिप्स। ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा जी, ये हैं जी हमारी 6 कुतुब खाना, ठीक है, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। होता क्या है कि हम अपनी क्रेडिट सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की जो रिटर्न है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेजेस, परचेज डे बुक, और उसकी रिटर्न परचेज रिटर्न डे बुक। कैश सेल्स, कैश बुक। कैश बुक देखिए कभी आप? अगर आपने कह दिया ना नहीं तो मैंने आप लोगों को गोली मार दी ट्रिपल कॉलम वाली वो कैश जी। ये वो वाली कैश बुक है, वो जो BRS में पड़ी थी, इलियास की फेवरेट हैं, ठीक है जी। ये वो वाली कैश बुक है। और एक होती है जनरल में वो एंट्री जाती है जो इनमें से किसी में भी नहीं जाती। जो बची कुछ एंट्री है वो कहाँ पे चली जाती है? जनरल, ठीक है जी। अब ये वही जर्नल जो हम लगाते हैं स्टार्ट। ये वही जनरल है जी। देखिए अब आपको समझ आती जाएगी इस तरह से। कोई बहुत ही आसान टॉपिक है। सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में यहाँ पे आ जाएगी इसकी डेट, यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट, ठीक है जी। आप जब मैकडोनल्ड शरीफ जाते हैं बर्गर खाने के लिए तो बिल बनता है, कभी नज़र पड़ी उसकी स्क्रीन पे? या किसी स्टोर से अगर कोई चीज़ आप लेने जाएं, यूरो स्टोर पे चले जाएं, तो जब वो बिल बनाते हैं तो कभी देखे उसकी स्क्रीन पे यही कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, डेट, आइटम का नाम और आगे अमाउंट। इवन आपके बिल के ऊपर वही प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। तो जब आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, अभी आज क्या डेट है? 21 जुलाई। चलो 11 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, डेट हमारी 11 जुलाई को, ठीक है। लेकिन अभी हम क्रेडिट सेल्स डे बुक में कौन सी जाती हैं? क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो डेटर आएगा यहाँ पे, तो डेटर ए ने हमने उसको सेल की, लेट्स सपोज 300 की, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे एंटर किया है, इसकी कोई डबल एंट्री करनी ना होती है, ठीक है। सिंपली हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि डेटर ए आया और 300 की चीज़ें लेके चला गया, हमने डे बुक पे एंट्री कर दी। ये बात समझ आ रही है? डबल एंट्री नहीं करनी इसकी, ठीक है जी। इसी तरह 15 जुलाई को फिर से भाई तशरीफ़ लाए, डेटर ए दोबारा से, उन्होंने कहा जी सामान बहुत अच्छा था, 400 को और दे दें। ले जा भाई, हमारे पास सामान है ही बहुत ज़्यादा। 18 जुलाई को उसने जाके अपनी फूफो के बेटे को बताया, उसका नाम है बी, वो भी आ गया, उसने कहा 400 कम चले 500 कर ले, फिगर चेंज हो जाएगी। फिर 21 जुलाई को आया, बात चली जा रही है, कारोबार वसी होता चला जा रहा है, डेटा सी आ गया, 600 का सामान ले गया। फिर 25 जुलाई को डेटर आ गया, फिर से आ गया बी, कहा जी 500 का सामान और दे दे। एंट्रीज हम करते जा रहे हैं, लेकिन डबल एंट्री कोई नहीं, बस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। डेटर ए आ गया, कहा जी 1000 रुपये का सामान है, बस
चलो यार, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल्स डे बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आपने सिंपली चीज़ें इस तरह से रिकॉर्ड करते चले जानी और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। अब होगा क्या कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड करेगी कि इसकी डबल एंट्री कब करनी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी सुपर स्टोर पे चले जाते हैं, अलफता पे चले जाते हैं, ठीक है। कभी रश देखा आपने अलफता के स्टोर पे? ख़ास तौर पे आप पहले 10 दिनों में चले जाएं, सैलरी के दिनों में ट्रॉलीज भरी पड़ी है, 2-2 3-3 ट्रॉलीज एक बंदे ने भरी होती हैं और 4-4 5-5 लाइन में खड़े होते हैं, बिल इतना बड़े बड़े बिल निकलते हैं, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा है कि हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो सिंपली रिकॉर्ड करते चले जाते हैं और ख़ुद डिसाइड करते हैं कि हमने हफ्ते के बाद डबल एंट्री करनी है या महीने के बाद करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेली कर लें पूरे दिन की, तो ये क्या करते हैं, इस सारी का टोटल करते हैं, करें जी टोटल। सर जब वो डबल एंट्री करेंगे तो डेटर ए उनके निकालेंगे सबसे पहले एक्स्ट्रा को जरा सब्र करो, पहले टोटल तो करो। 3,000। हारिस ने आज अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा जब सीए में आया था तब किया था। 3,300, ठीक है जी। अब हम इसकी एंट्री करेंगे कहाँ पे, अपने भाई मेन लेजर के अंदर। मेन लेजर क्या एंट्री होगी भाई, आपको तो आती है एंट्री, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, वेरी गुड वेरी गुड। डेटर का अकाउंट बनाएंगे, सर मैकडॉनल्ड में तो क्रेडिट सेल होती नहीं यार कोई और एग्जांपल ले लो यार, ठीक है जी। डेटर का अकाउंट आ गया, साथ कौन सा अकाउंट आ गया भाई, सेल्स का अकाउंट आ गया, ठीक है जी। तो ये एंट्री हम किस डेट को पास कर रहे हैं, मंथ एंड पे पास कर रहे हैं। जुलाई का महीना चल रहा है तो बस जुलाई के एंड पे हम 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2022 चल रहा है जी, सेल्स के अगेंस्ट एंट्री हम पास करेंगे 3300 की। तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट होगी 31 जुलाई को कितने से भाई, 3300 से डेटर के अगेंस्ट। टाइम बड़ा कम रह गया। अच्छा जी, एंट्री पास होगी, ठीक है। अब अगला सवाल ये है जो अब्दुर्रहमान ने पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस डेटर के अकाउंट में ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, ये तो यहाँ से नहीं पता चलेगा, ठीक है जी। तो हम पहली बात ये है कि ये जो मेन लेजर है हमारा, दैट इज़ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है, मेन लेजर इज़ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। इसमें डेटर के अकाउंट को कहते हैं डेटर कंट्रोल अकाउंट। क्या कहते हैं, डेटर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज़ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब हमें याद नहीं रहेगा कि किस डेटर से हमने कितने पैसे लेने थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक मेमोरेंडम। क्या बनाएंगे भाई, मेमोरेंडम बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे डेटर ए डेटर बी और डेटर सी, ठीक है। दिस मेमोरेंडम इज नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री नहीं करेंगे, डबल एंट्री हम सिर्फ कहाँ पे करेंगे, मेन लेजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब डेटर ए हमसे लेकर गया, हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे 11 जुलाई, डेटर ए सेल्स के अगेंस्ट डेबिट हो गया 300 से, 300 की सेल की थी हमने उसको। 15 को फिर से तशरीफ़ ले आए, 15 जुलाई को सेल्स की कितने की भाई, 400 की। उसकी रेलिवेंट डेट के ऊपर पोस्ट करते जाना है। 11 को आए तो 11 को ही मेमोरेंडम में लिख देंगे, ठीक है। इधर भी लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे,
इसमें सेल की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, कोई डेटर वो डबल एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे लिखा साथ ही यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा साथ ही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डेट ये है 18 जुलाई को आया था हमारे पास, 18 जुलाई की एंट्री कर दी इसकी। कितने का लिए सामान भाई? 500 का, बस यहाँ पे पोस्ट कर दें। डेटर सी आया 21 जुलाई को, ये डेट वाइज जा रही है सारी, 600। डेटर बी आया 25 जुलाई को, कितने से? इससे 500, ये 500 का ही सामान लेता है। और डेटर ए जो है ये आया 29 जुलाई को, इसको हमने सेल्स की 1000, ठीक है। ये इसकी रेलिवेंट डेट के ऊपर, जिस डेट पे सामान जाएगा इनवॉइस कटेगी, उसी डेट पे इसमें हम अपने मेमोरेंडम में पोस्ट कर देंगे। इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है, हम पूरा मंथ एंट्रीज करते रहेंगे, मंथ के एंड पे जाकर जो टोटल होगा उसको एंटर कर देंगे हम डबल एंट्री में, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। सर आपके कहने का मतलब है कि बुक कीपर एक सेपरेट पर्सन है जी जी, और अकाउंटेंट एक सेपरेट। वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर समझने के लिए ये बात ठीक है। बुक कीपर जो है पहले ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री मेंटेन करेगा और इसको अकाउंटेंट को दे देगा, वो एंड पे मंथ एंड पे एंट्री कर दे। डबल एंट्री करेगा वही। मेन लेजर के अंदर हम ऐसे करेंगे कि हर महीने एक एक एंट्री होती रहेगी, मतलब एक साल की बना रहे तो 12 एंट्रीज होगी बस। 12 एंट्रीज। और ये जो डेटर जब स्टार्ट में करते थे तो लेजर के अंदर के हम ये भी लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं डेटर्स पे, लेकिन इधर एक डेटर है। ठीक। सही, यूजुअली ये जो बड़े स्टोर्स होते हैं इसमें कैशियर जो होता है वो भी बुक कीपर ही होगा फिर? नहीं, कैशियर तो सिर्फ कैश रिसीव करता है सर यार। अब असल में ना, आप स्टोर्स के क्या, स्टोर में तो अकाउंटेंट अब रहे कहाँ करे, वो तो सारा ऑटोमेटिक ERP में जाती है, वो खुद ही पोस्ट कर देता है हर जगह। ये सारी पोस्टिंग वहाँ पे मैनुअल हो रही होती है, ऑटोमेटिक हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसको छोड़ें, अब जैसे होल सेलर्स हैं पाकिस्तान में, मुझे इतने नहीं पता कौन से हैं, यूके में एक बहुत बड़ा होल सेलर है कॉस्को, ठीक है। कॉस्को के पास इस तरह होल सेल हो रही होती है जैसे रिटेलर के पास हो रही होती है, क्योंकि इतने वो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, आइकिया है, कॉस्को। अब वो क्या करते हैं कि अगर उनके क्रेडिट सेल्स भी हैं, जिस टाइम वो बिल करते हैं उसी टाइम ERP पोस्ट कर देते हैं हर जगह, ठीक है। हम तो अभी इस मशीनरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीनरी में हम सादा थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का बिजनेस सोचें कि जी वहाँ पे डेटर आया, इतने का सामान लेके गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, मंथ एंड पे टोटल करके एक ही डबल एंट्री पास कर दी, ठीक है जी। तो सेल्स डे बुक जो है ये हमारी है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सर इसमें कैश सेल्स जो होंगी वो किधर जाएंगी? अभी आ रहे हैं उन पे भी, यार कैश सेल्स कैश बुक में जाएंगे, ठीक है जी। टाइम बड़ा कम रहेगा, चलें सेल रिटर्न देख लेते हैं, बाकी आगे कल कर लेंगे। इसके बाद जी सेल रिटर्न डे बुक बनेगी भाई। सेकेंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री 100% सेम फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ठीक है जी। लेट्स सपोज 16 जुलाई को आ गया डेटर है और उसने कहा जी 700 की चीज़ें खरीदी हैं, 200 की वापस करनी है, नहीं पसंद आई मुझे, तो 200 की यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया आपने, बस कोई डबल एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपली बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी 22 जुलाई को, 22 जुलाई को कौन आ गया जी? डेटर बी आ गया। लेट्स सपोज सादी सादी बातें करते हैं, डेटर बी आ गया, उसने कहा जी 300 का सामान वापस कर दे भाई। इसी तरह 30 जुलाई को डेटर सी आ गया, उसने कहा जी 100 रुपये का सामान वापस करना है, कोई एंट्री नहीं होनी डबल बुक के। सिंपली क्या करना है, ये 200 कहाँ पे जाएगा? सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट 200 से, यहाँ पे ये एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह डेटर बी है, वो 300 से क्रेडिट हो जाएगा किस डेट को भाई? 22 जुलाई को, 300 से, ठीक है। और डेटर सी जो है ये हो जाएगा 30 जुलाई को 100 से, ठीक है जी, कोई एंट्री नहीं करता।
मेन लेजर के अंदर कोई डबल एंट्री नहीं है, लेकिन मंथ एंड के जब हम टोटल करेंगे 600, अब इस 600 की क्या एंट्री होगी अब बताएं। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का अकाउंट हम ओपन करेंगे, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी 600 से डेटर के अगेंस्ट। अब डबल एंट्री हमने पास की है, सेल रिटर्न डेटर अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, पूरे मंथ एंड पे एक डबल एंट्री पास की है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारी वहाँ पे मेंटेन हो रही है, ये हमारा मेमोरेंडम मेंटेन हो रहा है इंडिविजुअल बैलेंसेस के लिए। लेट सपोज मैं कहता हूँ इसमें भी और मैंने और कोई बात नहीं की कल इसी, अच्छा इसकी ना आप जाते हुए पिक्चर बना लीजिएगा। हारिस कल क्लास में आ गए ना, ये दोबारा लिख देना, सारा लिख लोगे, ठीक है ना। इससे आगे फिर हम कहानी लेके चलेंगे, अभी टाइम ख़त्म हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें आगे और कुछ भी नहीं है तो यहाँ से कैरेट डाउन बैलेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे, यहाँ से भी कैरेट डाउन कैलकुलेट हो जाएगा, सबका हो जाएगा बारी बारी। तो इंडिविजुअल बैलेंसेस भी हमारे पास आ जाएंगे, कलेक्टिव बैलेंस भी हमारे कंट्रोल अकाउंट में। बस यहाँ तक समझ आ गई। इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल लेकर चलेंगे। जो हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट्स का चैप्टर है उसके MCQs में अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, आप लोग मुझे सिंपली MCQ की पिक्चर लेकर ग्रुप में पोस्ट करें अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन कि आपको इसमें मसला क्या है। ठीक है, हाँ क्या एक्सक्यूज किया था वो ग्रुप में सेंड अप, अभी जो यार मिस हो गया होगा। काउंटिंग उसमें आपने कहा था कि ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल आता है, ये तो कह रहा हूँ आज आपके कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा मैं थोड़ा सा। तो वो सर जर्नल